Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the chapter NBFCs from module A. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज खुद को रजिस्टर करती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। पहले वाली 1956 के एक्ट के अंडर रजिस्टर होती थी। ये बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि लोन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड्स, एसआईपीज, ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं होता है, उन्हें फिर एनबीएफसी नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर प्राइमरी काम एग्रीकल्चर करना है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना है या गुड्स की ट्रेडिंग करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज कंस्ट्रक्शन का काम है, वो इनका मेन काम नहीं होता है। इट डज नॉट इंक्लूड सच इंस्टीट्यूशंस जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा अभी जो इनका रोल है रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अलोंग साइड बैंक ये भी एक क्रेडिट इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, और इस सेक्टर का जो साइज है, जो कम्प्लेक्सिटी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एनबीएफसीज का जो रोल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। अब वैसे तो रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर है, लेकिन ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जितने भी कंपनीज हैं इनका रेगुलेशन आरबीआई करता है। तो आरबीआई का एक अलग से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जिसका मेन काम यही है कि एनबीएफसीज का रेगुलेशन करना है। तो इनके तीन मेजर एरियाज होते हैं फोकस के डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन के। एक, जो भी एनबीएफसीज के डिपॉजिटर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, जो भी उनके कंज्यूमर्स हैं उनको सेफगार्ड करना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एनबीएफसीज के पास पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, अभी उनका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनबीएफसीज कोई डूबते हैं तो फिर पूरी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो अब प्यूनिटिव मेजर्स लेने की पावर भी आरबीआई के पास है कि अगर एनबीएफसीज कोई बात नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्वोक कर देना, उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देना कि आप अब से कोई भी डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तक इनिशिएट की जा सकती हैं, और उनकी वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दिया जा सकता है एक्सट्रीम केसेस में। तो ये सारी पावर्स जो हैं आरबीआई को मिली हैं अंडर दी आरबीआई एक्ट एंड दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब तो रिवाइज करके स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया है एनबीएफसीज के लिए, तो वो अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जो एनबीएफसीज है वो इंक्लूसिव ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स या कुछ एरियाज या कुछ जोग्राफिकल एरियाज है जहां पे बैंक कुछ कस्टमर्स को एक्सक्लूड कर देता है, वहां पे अपनी सर्विसेज नहीं पहुंचा पाता है। ऐसे एरियाज में एनबीएफसीज पहुंचते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, कस्टमर्स को इंश्योरेंस मैटर्स पे गाइड करना हो, ये काम एनबीएफसीज करते हैं। फिर ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बनते हैं या डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं। ये काफी बार बैंक का जो रोल है उसे सप्लीमेंट भी करते हैं। इवन कॉर्पोरेट की नीड्स को पूरा करना हो या लोकल बोरिंग नीड्स को पूरा करना हो, काफी बार बैंक्स और एनबीएफसी मिलके भी काम करते हैं। जैसे 80-20 मॉडल है, उस तरीके से ये मिलके भी काम करते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास क्या है, पैसा, और एनबीएफसी के पास क्या है, रीच है। तो ये मिलके काम करते हैं। ये एमएसएमईज को क्रेडिट प्रोवाइड करना हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करने हो, गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करने हो, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह क्या है, ये एनबीएफसीज हैं जो गोल्ड लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड हैंड व्हीकल्स की फाइनेंसिंग करनी हो, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन वगैरह चाहिए हो, ये सारे एरियाज में एनबीएफसीज अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करता है। और इनका जो केवाईसी का प्रोसेस होता है ये भी कंपेरेटिवली ईजियर रहता है। और भी बहुत सारे रोल्स हैं इनके। ये रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आपके पास पैसा पड़ा है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन जब आप उसे इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो देश की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है। तो वो करने में भी आपको एनबीएफसीज हेल्प करते हैं। अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स खरीदने बेचने हैं उसमें एनबीएफसीज हेल्प करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, किसी को कोई स्पेशलाइज्ड क्रेडिट चाहिए, इसमें हेल्प करते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है।
शेयर्स सब लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इवन आफ्टर कोविड जो है काफी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी शुरू कर दी है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स का भी ग्रोथ हुआ है जिसमें एनबीएफसीज एड करते हैं। तो जब ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगी देश के अंदर, तो पॉवर्टी से भी लोग बाहर आएंगे, क्योंकि जहां पे बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्रेडिट चाहिए किसी को, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, वहां पे एनबीएफसीज पहुंच रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी के पास कोई आइडिया है, कोई बैकवर्ड एरिया में रहता है, कैपिटल की कमी है, लेकिन उन्हें अगर क्रेडिट मिल जाए तो वो अपने पॉवर्टी की साइकिल को ब्रेक कर पाते हैं। तो उस सब में एनबीएफसीज हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफी बार एनबीएफसी के साथ मिलके काम कर रही है। बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में जहां पे बैंक्स नहीं पहुंच पाते, वहां पे एनबीएफसी पहुंचते हैं, और उनके थ्रू फिर गवर्नमेंट जो है उनकी एड से पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। अब रजिस्ट्रेशन की अगर एनबीएफसी की बात करें तो इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आरबीआई के पास। तो अपना बिजनेस कमेंस करने से पहले एनबीएफसी को आरबीआई के पास रजिस्टर करना पड़ता है, और कुछ कैपिटल के या फंड्स की भी रिक्वायरमेंट होते हैं। मिनिमम जो नेट आउट फंड्स हैं एनबीएफसी के 25 लाख होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि इस फिगर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी का जो फिगर है कि कितना किसका नेट आउट फंड्स होगा, अलग अलग कैटेगरी के एनबीएफसी के लिए अलग अलग आरबीआई अमाउंट स्पेसिफाई कर सकता है। ऑफिशियल गजट में भी वो बताया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे एनबीएफसीज हैं जिन्हें आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट्स मैंडेटरी। बट कई बार क्या होता है, अगर एक कंपनी है वो ऑलरेडी सेबी के पास रजिस्टर्ड है, तो फिर आरबीआई के पास भी रजिस्ट्रेशन हो तो डुअल हो जाएगा। तो डुअल रजिस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ एनबीएफसीज को एग्जम्पशन मिल रखा है कि उन्हें आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, ये ऑलरेडी सेबी के पास रजिस्टर होती हैं, तो इन्हें फिर आरबीआई के पास रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आरडीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, उन्हें फिर आरबीआई के पास आने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर हो रखी हैं, चिट फंड कंपनीज अंडर चिट फंड्स एक्ट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। बट 2009 में नए रेगुलेशंस आए हैं, जिसके बाद से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन है, इट हैज ट्रांसफर्ड विद आरबीआई। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज हैं, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। लेकिन ये आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वाला पॉइंट याद रख लेना कि अब इसका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई ही करता है। तो अब अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम कैपिटल रेशो कितना होना चाहिए एनबीएफसी का, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल जिसके अंदर आएंगी 15% होना चाहिए। तो मिनिमम कैपिटल रेशो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ व्हाट, जितने भी बैंक के बैलेंस शीट में एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, या जो फिर एडजस्टेड वैल्यू है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का भी, उसका 15% होना चाहिए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी समझ आ रहा तो वैल्यूज बेसिक आपको याद कर लेनी है। और जो टीयर 1 कैपिटल है एनबीएफसी की, वो 10% से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें एग्जम्पशन किनको मिल रखी है इस पॉइंट से, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले एनबीएफसी हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स वाले एनबीएफसी हैं, उनके अलावा सबका जो टीयर 1 कैपिटल है वो 10% जरूर होना चाहिए है। और जो हमारे पास ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनका प्राइमरी काम क्या है, लोन देना गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट, यानी कि उनके 50% से ज्यादा जो लोन्स है या फाइनेंशियल एसेट्स है वो गोल्ड ज्वेलरी वाली हैं, तो उनका जो मिनिमम टीयर 1 कैपिटल है उनको वैल्यू ज्यादा दे रखी है, उनका 12% होना चाहिए। और अब आरबीआई ने कितना बोला है कि मिनिमम नेट ओन फंड्स कितने होने चाहिए एनबीएफसी के, 2 करोड़। मैंने आपको बोला था ना कि पहले वो मिनिमम बोला था कि 25 लाख से लेके 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गजट में अपडेट कर सकते हैं आरबीआई कभी भी। तो अभी उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ के मिनिमम नेट ओन फंड्स होने चाहिए एनबीएफसीज के पास। तो इस चैप्टर में आपको वैल्यूज ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका मॉड्यूल ए है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको फिगर्स, नंबर्स, ईयर्स, ऐसी चीजें आपको पूछी जाती हैं, वही आपको करना है। ओके, सो तो पहले हमने लेक्चर में ये देखा था कि एनबीएफसीज का डिफरेंशिएशन हुआ है, डिवीजन हुआ है उनका। सो दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है बाय आरबीआई, इट इज नोन एज द रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। तो 4 स्ट्रक्चर्स में पार्ट्स हैं। साइज, एक्टिविटी या उनके रिस्क कितना है उन एनबीएफसीज का, उसके बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आती है बेस लेयर की एनबीएफसीज। जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है,
और जो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज करती हैं, कौन सी एक्टिविटीज? जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एनबीएफसीज अकाउंट एग्रीगेटर कैटेगरी वाले, नॉन ऑपरेटिव financial holding company and NBFC is not availing public funds and not having any customer interface। तो ऐसी वाली जो NBFCs हैं उन्हें बेस लेयर में रखा जाता है। एक तो 1000 करोड़ से कम का उनका एसेट साइज है, या तो वो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, या अकाउंट एग्रीगेटर हैं, या वो फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, या ऐसी एनबीएफसी ना जिनके पास कोई पब्लिक फंड्स हैं, ना जिनका कोई कस्टमर इंटरफेस है। तो बहुत ही छोटे साइज की हैं, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है इकोनॉमी को इनसे। तो बेस लेयर में, उससे ऊपर की लेयर आती है मिडल लेयर। जितनी भी एनबीएफसीज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, इट डज नॉट डिपेंड उनका एसेट साइज कितना है, उन्हें मिडल लेयर में रखा जाता है। ठीक है, और जो भी एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा का है एंड जो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज करती हैं, कौन सी? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस वर्ड जहां पे आ गया ज्यादातर वो फिर मिडिल लेयर में है। ठीक है, 1000 करोड़ से नीचे वाली और नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली बेस लेयर में है। 1000 करोड़ या उससे ऊपर का उनका एसेट साइज है और जो डिपॉजिट भी लेती हैं या ये वाले फंक्शंस करती हैं, डेट फंड है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ये आती है मिडिल लेयर में। उसके बाद आती है हमारे पास अपर लेयर। अपर लेयर के अंदर आरबीआई ऐसी एनबीएफसीज को डालता है जिन पे उन्हें लगता है कि एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इन पे ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की यहाँ पे उनके ओपिनियन में जरूरत है। तो जो भी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज होंगी इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज शैल रिजाइड इन द अपर लेयर। कोई और फैक्टर नहीं इंपॉर्टेंट, उनका एसेट साइज बड़ा है, आरबीआई को लगता है कि ज्यादा इनका रेगुलेट करने की जरूरत है, उन्हें अपर लेयर में डाल दिया जाता है। जो टॉप लेयर है उसे ज्यादातर एम्प्टी रखा जाता है। अगर आरबीआई को लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा एनबीएफसी क्रिएट हो गया है जिसका अगर फेल होने पे जो रिस्क है टू द इकोनॉमी वो बहुत ज्यादा है, तब उन्हें टॉप लेयर में डाला जाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा है, 1000 करोड़ से कम वाली यहाँ, 1000 करोड़ से या उससे ऊपर वाली, और जो डिपॉजिट लेती हैं फाइनेंस वाली सारी यहाँ पे। जो 10 ऐसी एनबीएफसीज है जिनके बारे में ऐसा लगता है कि इन पे ज्यादा रेगुलेशन की, टाइटर रेगुलेशन की जरूरत है, इनमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो स्पिल ओवर टू द इकोनॉमी बहुत ज्यादा होगा, वो अपर लेयर में है। और जहां उन्हें लगता है कि एक्सट्रीम सुपरविजन की जरूरत है, उन्हें टॉप में रखा जाता है। ज्यादातर ये खाली ही रहता है, ये वाला जो टॉप वाला लेयर है, और यहाँ पे इंटेंस सुपरवाइजरी एंगेजमेंट की जरूरत पड़ती है, उन्हें टॉप लेयर में रखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर रखा गया है एनबीएफसीज को डिवाइड करने के लिए, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और फिर टॉप लेयर। अब एक तो इनका ये डिफ्रेंसिएशन हो गया कि अपर लेयर में है, बेस लेयर में है, मिडिल लेयर में है, टॉप लेयर में है। इनको लेके अब कुछ नॉमेनक्लेचर भी है एनबीएफसीज को लेके। जो भी एनबीएफसीज का जो एसेट साइज है अगर वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो उन्हें सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज बोला जाता है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली अगर 500 करोड़ से ज्यादा की एसेट है तो वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हो जाते हैं। अब एनबीएफसीज या तो डिपॉजिट लेती हैं या नहीं लेती हैं। तो जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, दूसरी जो नहीं एक्सेप्ट करती वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं। तो अगर मेरी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है तो उनमें से भी जिनका 500 करोड़ या उससे ज्यादा का एसेट साइज है वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होगी, जिनका उससे कम है वो नॉर्मल नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज बाय देयर साइज भी कैटेगराइज होती हैं। एक तो होगी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, दूसरी कौन सी होगी? एंड दी अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, ये इनका ऐसे भी कैटेगराइजेशन होता है। फिर उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली भी उन्हें कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये एसेट फाइनेंस कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये लोन कंपनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, या फिर ये मॉर्टगेज गारंटी कंपनी है। तो एनबीएफसीज को बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो वो बेस लेयर में है, मिडिल लेयर में, कौन सी लेयर में है, उसके बाद डिपॉजिट लेती है नहीं लेती है, 500 करोड़ से ज्यादा का एसेट साइज है तो उसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट भी बोल दो। अगर वो लोन के लेन देन का काम करती है उसको लोन कंपनी बोल दो।
ठीक है। और अगर वो फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको फैक्टरिंग एनबीएफसीज बोल दो। तो ये मल्टीपल नॉमेनक्लेचर हैं जो आपको एनबीएफसीज के रिगार्डिंग सुनने को मिलते हैं। और अलग अलग एनबीएफसीज के जो नेट ओन्ड फंड्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। किसी का आरबीआई ने बोला हुआ है कि तुम्हें 2 करोड़ तक के नेट ओन्ड फंड्स रखने, किसी को बोला कि तुम्हें 300 करोड़ तक के रखने। तो अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग नेट ओन्ड फंड्स बताए गए हैं और मल्टीपल तरीके से एनबीएफसीज को डिफाइन किया जाता है। सो अभी जब हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा था, जब हम पढ़ते हैं अब जब भी बैंक्स के बारे में, तो हमें पता है कि एनपीएस होते हैं बैंक्स में, उसके लिए उन्हें प्रोविजन मेंटेन करने पड़ते हैं। तो क्या एनबीएफसीज भी डिपॉजिट लेती हैं, लोन्स देती हैं, क्या उन्हें भी कोई प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत है? तो जो एनबीएफसीज अपर लेयर में हैं उन्हें भी प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत है। अपनी स्टैंडर्ड एसेट्स है जो उनकी नॉन एनपी, जो उनकी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनके लिए उन्हें प्रोविजन मेंटेन करना है। आउटस्टैंडिंग जो भी अमाउंट है उस पर प्रोविजन मेंटेन करना है। जो तो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन देते हैं या एसएमईज को लोन देते हैं उसके लिए 0.25 का प्रोविजन मेंटेन करते हैं एनबीएफसीज। हाउसिंग लोन्स जो हैं जो टीजर रेट्स पे एक्सटेंड होते हैं, इनिशियली 2% प्रोविजन मेंटेन करो और बाद में 0.40% का प्रोविजन मेंटेन करो। तो हाउसिंग लोन्स में कई बार क्या होता है, इनिशियली आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, बाद में ज्यादा देना पड़ता है। पहले पहले जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है आपसे एनबीएफसी तब वो अपने लिए ज्यादा प्रोविजन मेंटेन करके रखेगा। बाद में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसके 1 साल बाद 0.40% वो प्रोविजन मेंटेन करके रखेगा। जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वहां पे रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए सेक्टर को कोई लोन दिया गया है वहां 0.75% प्रोविजन होगा। और बाकी के जो कमर्शियल रियल एस्टेट हैं अदर देन दिस वन, रेजिडेंशियल हाउसिंग के अलावा वाले जो कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए लोन दिया गया है 1% का प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। जो रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस होंगे, जैसे किसी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है तो रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे ही फिर वो नॉर्म्स होती हैं कि कितना रेट ऑफ प्रोविजन होगा, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। बाकी जितने भी बच्चे जो इन कैटेगरीज में नहीं कवर हो रहे हैं उनके लिए 0.40% का प्रोविजन एनबीएफसीज अपर लेयर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये किसके लिए? स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए। तो अब जैसे प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो एनबीएफसीज भी जो लोन देते हैं उनमें भी तो एनपीए होता होगा। तो देखो 2024 31 मार्च तक ऐसे था, अगर 150 डेज से ऊपर लोन ड्यू रहे तब उसे एनपीए माना जाता था। अब इसकी ना जो रेगुलेशन है चेंज हो चुकी हैं, तो अब आरबीआई ने बोला है कि धीरे धीरे करके इसे भी 90 डेज पे लेके आएंगे एनबीएफसीज के लिए। तो 2025 तक क्या चलेगा अब कि 120 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू है तो उसे एनपीए माना जाएगा। लेकिन 2026 से ऐसा हो जाएगा कि जैसे बैंक्स में भी 90 डेज से ज्यादा हो गए लोन ओवरड्यू हुए तो एनपीए हो जाता है, वैसे इनमें भी 90 डेज हो जाएगा। तो 2024 तक 150 डेज है और 2025 तक कितना है 120 डेज, और फिर इसे धीरे धीरे किस पे लाया जा रहा है कि 90 दिन से ज्यादा अगर लोन ओवरड्यू है उसे एनपीए की फॉर्म में क्लासिफाई किया जाएगा। अब जो बोर्ड होता है एनबीएफसीज का उसमें कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए है जिसे रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो बैंक या फिर एनबीएफसीज में काम करने का। और अगर एनबीएफसीज मान लो अपने कोई शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें जब वो कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब करता है तो वहां पे कोई भी पर्सन जब भी आईपीओ सब्सक्राइब करेगा उस पर लिमिट होगी। कोई भी जो पर्सन होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा के आईपीओ नहीं सब्सक्राइब कर सकता। ठीक है, एनबीएफसी चाहे इससे कम की भी लिमिट रख सकता है। मान लो एनबीएफसी ने आईपीओ निकाला, मैंने आईपीओ पे सब्सक्रिप्शन कर लिया, तो मैं 1 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ पे सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती हूँ। पर बोरोवर 1 करोड़ की लिमिट है। एनबीएफसी खुद से चाहे तो इस 1 करोड़ से कम की लिमिट भी रख सकता है। ओके, उसके बाद जो एनबीएफसीज मिडिल लेयर में है या अपर लेयर में है उन्हें आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि उन्हें अपने कैपिटल को इंटरनली असेस करना है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या जो भी रेजल रिस्क है इन्हें इंटरनली डिटर्मिन करना है। तो इनको लेके ना बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है जो आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है। जो हमारे एनबीएफसीज हैं उनको लेके कुछ एडिशनल रेगुलेटरी चेंजेस भी किए गए हैं जो अपर लेयर वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेगुलेशन में रखा गया है। देखो बेस है, मिडल है, अपर लेयर वालों को
ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रेगुलेशन की जरूरत है, तो उनको बोला गया है कि वो अपना जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है वो 9% मेंटेन करके रखें अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का, और इनको डिफरेंशियल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी कि अलग अलग एसेट्स हैं, जो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोविजन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके लिए पूरा एक सर्कुलर है आरबीआई का, लेकिन ये आपको नहीं करना है इससे ज्यादा डिटेल में। मैक्सिमम इस स्लाइड में से आपको ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि आरबीआई ने बोला है कि जो भी हमारे मिडिल लेयर के या अपर लेयर के एनबीएफसीज हैं, उन्हें अपने क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्या है एक एनबीएफसी के, उनको खुद से इंटरनली उनको असेस करना है। प्लस जो अपर लेयर के एनबीएफसी हैं उनका जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का जो रेशो मेंटेन करना है, कितना करना है, 9% करना है। इसके अलावा आपको कोई सर्कुलर नहीं पढ़ना, बुक में लिंक दिए हैं, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि जो हमारा मॉड्यूल ए है उसमें से सबसे कम पेपर आता है, तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें इसमें देखनी है, ज्यादा डिटेल में सर्कुलर्स खोल के हमें नहीं देखने हैं। बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनमें हमारे पास हमने देखा बेस लेयर होती है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, टॉप लेयर है। तो जो मिडिल लेयर और अपर लेयर है इसमें कंसंट्रेशन फॉर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स को लेके प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है। अगर आप किसी को पैसा उधार देने का आपका बिजनेस है, अगर आप सिर्फ 3 पार्टीज को पैसा उधार देते हो, आपने 30% इसको दिया, 30% पैसा अपना इसको दिया, 40% इसको दिया, अगर इनमें से एक भी डिफॉल्ट कर जाता है, सो इट इज अफेक्टिंग 30% ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि आपने कंसंट्रेटेड रखा है अपना क्रेडिट जो आप दे रहे हो। दूसरी चीज है, अगर आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट भी करते हो, आपने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, आपके पास 100 करोड़ है, आपने 50 करोड़ एक बिजनेस में डाला, 50 करोड़ एक बिजनेस में डाला, तो आपने क्या किया, अपना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा लिया क्योंकि आपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया। इसीलिए ये नॉर्म्स बनाए गए हैं एनबीएफसीज के लिए, जो मिडिल लेयर के और अपर लेयर के एनबीएफसीज है, कि आपको एक ही जगह लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है। तो अगर एक एनबीएफसी एक सिंगल पार्टी को लेंड करता है या कहीं एक सिंगल जगह पे इन्वेस्ट करता है, तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, कितने का कैप है, 25%। 25% उन्हें अलाउड है। अगर ग्रुप ऑफ बोरोवर्स हैं, उन्हें कोई लेंडिंग की जाती है या कोई इन्वेस्टमेंट करता है एनबीएफसी कहीं पे भी, तो 40% का वहां पे कैप है। पहले क्या था, क्रेडिट देने के लिए, यानी कि एनबीएफसी जब लोन वगैरह देता है ना, उसके लिए कितना लिमिट होता था, सेपरेट लिमिट होता था, और इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट लिमिट था कि इसमें 10% कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, एक सिंगल पार्टी में 15% कर सकते हो। अब उन्होंने मिला के एक ही बात बोल दिया कि सिंगल पार्टीज को जब आप इन लेंडिंग करोगे या आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो ओवरऑल लिमिट कितना है, 25%। इससे ज्यादा एक जगह पे आपका रिस्क कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ बोरोअर्स के केस में 40% से ज्यादा आपका कहीं पे भी रिस्क नहीं होना चाहिए है। तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिमिट की कैलकुलेशन करनी है 20%, 25%, 40% की, ये टीयर 1 कैपिटल के बेसिस पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स नहीं है यहाँ पे, टीयर 1 कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि 25% से ज्यादा की, यानी मेरे पास अगर 100 करोड़ है तो मैं एक सिंगल पार्टी को 25 करोड़ से ज्यादा का जो है लोन नहीं दे सकती हूँ, टोटल जो सिंगल पार्टी को दे रही हूं, या मैं कहीं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूं तो सिंगल पार्टी को 25 करोड़ से ज्यादा की नहीं कर सकती हूं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर एक एनबीएफसी इन्वेस्ट करती है किसी इंश्योरेंस कंपनी की इक्विटी कैपिटल के अंदर, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, वहां पे ये लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक एनबीएफसी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए पैसा दे रही है या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वहां पे ना उनको ये 25% और 40% का लिमिट ब्रीच करना अलाउड है। कितने करना अलाउड है, सिंगल पार्टी के केस में वो 5% तक अपना लिमिट एक्सीड कर सकते हैं, और ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप है कोई, ग्रुप के केस में 10% उनको एक्सीड करना अलाउड है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियसली बड़े बड़े लोन्स होते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और ये जो लिमिट्स है 25 और 40% की, ये वहां पे भी अप्लाई नहीं होती। मान लो अगर एनबीएफसी है एक और ये दूसरी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करती है, और ये आपस में होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है, या ये दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करती हैं, दोनों एनबीएफसी, तो उनमें ये जो कंसंट्रेशन वाली लिमिट्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, उन्हें भी ये कंसंट्रेशन क्रेडिट नॉर्म्स को एक्सीड करना अलाउड है। अगर वो सिर्फ लेंडिंग की हम बात करें, अगर वो सिंगल बोरोवर को लेंड करती हैं, तो उनको
कितना लिमिट ब्रीच करना अलाउड है? 25% के ऊपर 10% ऑफ ओन्ड फंड्स, जितने 10% ऑफ ओन्ड फंड्स है उतना उनको ब्रीच करना अलाउड है। और सिंगल ग्रुप को अगर वो देते हैं पैसा, एक ग्रुप को अगर वो लेंडिंग कर रहे हैं, तो कितना ब्रीच करना अलाउड है? 15% ऑफ ओन्ड फंड्स। नॉर्मली कितना है? 40% प्लस कितना? 15% ऑफ ओन फंड्स, इतना उनको एक्सीड करना अलाउड है। अगर हम लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को एक साथ लेके चले, तब उन्हें कितना ब्रीच करना अलाउड है? अगर दोनों को एक साथ लेके चले, तो सिंगल पार्टी को अगर वो लेंड कर रहे हैं या सिंगल पार्टी में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5% ऑफ ओन फंड्स लिमिट एक्सीड करना अलाउड है। ग्रुप ऑफ पार्टीज में, सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टीज में 10% उनको ब्रीच करना अलाउड है ऑफ ओन्ड फंड्स। इतना उन्हें अलाउड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात आती है वहां पे बहुत बड़े बड़े लोन्स चाहिए होते हैं। अगर एक एनबीएफसी ऐसा है कि ना तो वो पब्लिक के फंड्स एक्सेस करता है इंडिया में, ना वो कोई गारंटीज इशू करने का काम करता है, उनपे भी ये सारी क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स लागू नहीं होती हैं। तो जितने भी एनबीएफसीज हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, उन्हें अपनी खुद की एक्सपोजर पॉलिसीज क्रिएट करनी है कि सिंगल पार्टी को उनका कितना एक्सपोजर होगा और ग्रुप को उनको उनका कितना एक्सपोजर होगा। तो ये जो है करना कंपल्सरी है। तो अब बात करें सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर की। सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर किसको माना जाएगा? एनबीएफसी का जो भी उनका कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर है। जैसे कैपिटल मार्केट में क्या आ जाता है? शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह में जो एक एनबीएफसी का एक्सपोजर है, या जो उनका रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, उसे सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर माना जाएगा। तो एनबीएफसी की अपनी इंटरनल लिमिट्स होनी चाहिए सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर को लेके, जो उनका बोर्ड अप्रूव करता है। तो एक्सपोजर का मतलब क्या है? जैसे आपका कोई बैंक है, मान लो आप एक बैंक में काम करते हैं, आपके बैंक ने 10% लोन जो है स्टील सेक्टर को दे रखे हैं, अपने सारे लोन्स में से 20% रियल एस्टेट को दे रखे हैं, और 20% उन्होंने दे रखे हैं रिटेल लोन्स। ये रिटेल लोन्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे उनका स्टील सेक्टर के प्रति कितना एक्सपोजर है? 10% एक्सपोजर है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट और कमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोजर कितना हो सकता है, उसके लिए इंटरनल पॉलिसी होनी चाहिए एनबीएफसीज की। उसके बाद ओवरऑल जो भी लिमिट्स हैं उसमें वो सब लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बोर्ड्स को दी गई है। लेकिन कुछ ओवरऑल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं आरबीआई के द्वारा कि जब भी रियल एस्टेट, जो कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर की जब भी सीलिंग बनाई जाएगी कि इतना मैक्सिमम हमारे एनबीएफसी का एक्सपोजर होगा रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट का, उसमें लैंड एक्विजिशन की फाइनेंसिंग की अलग से सब लिमिट सेट होनी चाहिए इंटरनल। कि मान लो एक एनबीएफसी डिसाइड करता है कि हम जितने भी लोन्स देंगे ना, उसमें से हम 20% से ज्यादा लोन्स कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं देंगे, तो इस 20% में भी सब लिमिट सेट होनी चाहिए कि इसमें से भी हम कितना परसेंट मैक्सिमम लैंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग के लिए दे सकते हैं, ये जरूरी है। उसके बाद जो आईपीओ फंडिंग है उसके लिए भी अलग से सीलिंग होनी चाहिए है। ओके, एनबीएफसीज अगर खुद से भी कभी आईपीओ लॉन्च करते हैं ना, उसके लिए मैंने आपको लिमिट बताई थी कितनी है पर सिंगल बोरोर। एक पर्सन एनबीएफसी में कितना इन्वेस्ट कर सकता है आईपीओ में? मैक्सिमम 1 करोड़ की लिमिट है अगर एनबीएफसी खुद से कोई आईपीओ लॉन्च करता है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अगर रियल एस्टेट एक्सपोजर है उसकी अलग से सीलिंग बनाएगा कि हम इससे ज्यादा की लोन नहीं देंगे अपने ओवरऑल लोन्स में से, उसमें से भी लैंड एक्विजिशन की लिमिट्स भी होनी चाहिए है, और जो आईपीओ फंडिंग की लिमिट्स है वो भी माननी है एक एनबीएफसी को। देन देयर आर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स। अगर मान लो एक एनबीएफसी है वो लोन्स ग्रांट करता है, तो अगर वो लोन्स दे रहा है अपने किसी डायरेक्टर को, डायरेक्टर के रिलेटिव को, या ऐसी किसी एंटिटी या कंपनी को जहां पे डायरेक्टर का या डायरेक्टर के रिलेटिव्स का सिग्निफिकेंट होल्ड है शेयर्स का, तो वहां पे लिमिटेशंस होनी चाहिए, इंटरनल लिमिट्स के इससे ज्यादा लोन नहीं देना है। उसके बाद जो भी लोन्स दिए जाएंगे सीनियर ऑफिसर्स को, एनबीएफसी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन पे भी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद कभी भी जब रियल एस्टेट के कोई लोन प्रपोजल्स आते हैं कि लोन कहाँ देना है, रियल एस्टेट को लोन देना है, वहां पे जब लोन प्रपोजल्स इवेल्युएट होते हैं तो एनबीएफसी ये इंश्योर कर ले कि जो बोरोअर है क्या उसने जो भी रिक्वायर्ड परमिशंस हैं, गवर्नमेंट से जो भी परमिशंस लेने की जरूरत है, लोकल अथॉरिटी से जो भी परमिशंस लेने की जरूरत है, क्या उन्होंने वो परमिशंस ले ली हैं। वाइल अप्रूवल्स में भी ग्रांटेड इनिशियली, पहले चाहे अप्रूवल ग्रांट कर दो कि ठीक है सब कुछ ठीक है हम तुम्हें लोन दे देंगे, लेकिन लोन का डिसबर्समेंट तभी किया जाएगा जब बोरोअर ने सारी क्लियरेंसेस
मिल गई हैं उसको। हो सकता है कि आपके पास एक बोरोअर आए कि मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मुझे लोन चाहिए, ये देखो मैंने अप्लाई कर रखा है परमिशंस के लिए। तो ठीक है, आप इनिशियल अप्रूवल दे दोगे, लेकिन अब डिसबर्सल तब करोगे लोन का जब वो क्लियरेंसेस मिल जाएगी और आपके पास प्रूफ आ जाएगा एज ए लेंडर, एज एन एनबीएफसी, कि हाँ हम अब इसको लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैसे एनबीएफसीज को गवर्न करना है उसको लेके भी गाइडलाइंस हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो जो हमारी बेस लेवल की जो एनबीएफसीज हैं उनको लेके गाइडलाइन पहली है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। हर एनबीएफसी को बोर्ड लेवल पे या एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक कमेटी का गठन करना है। ये सारे रिस्क असेस करेगी कि इस एनबीएफसीज के कोई लिक्विडिटी रिस्क है, कोई करेंसी रिस्क है, कोई एनवायरमेंटल रिस्क है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर से रिस्क है, कोई भी रिस्क जो है उसको असेस करना है और रिपोर्ट करना है, जो बोर्ड होगा एनबीएफसी का। दूसरा, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी एनबीएफसीज के बढ़ा दिए गए हैं कि उन्हें रिपोर्ट करना है, उनके टाइप ऑफ एक्सपोजर क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेके जो रिक्वायरमेंट्स है डिस्क्लोजर की वो एनबीएफसीज की बढ़ा दी गई हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स को लोन देने हैं उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स आपको कितनी आती हैं, ये सारी चीजें अब एनबीएफसीज को डिस्क्लोज करनी होती हैं। इससे क्या होता है, गवर्नेंस बेटर होती है, किसी भी तरीके के फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद जो भी लोन्स देने हैं एनबीएफसीज को अपने डायरेक्टर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को या इनके डायरेक्टर्स के ऑफिसर्स के रिलेटिव्स को लेके, उसको लेके भी गाइडलाइंस हैं। बोर्ड अप्रूव्ड हर बीएल लेवल का जो एनबीएफसीज है उनकी एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि डायरेक्टर्स को लोन देना है या ऑफिसर्स को लोन देना है या उनके रिलेटिव्स को लोन देना है या ऐसी एंटिटीज को लोन देना है जहां पे डायरेक्टर्स का या ऑफिसर्स का कोई सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है, उनको लेके हर एक एनबीएफसी का बीएल का एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए। उसके बाद जो भी की मैनेजरियल पोजीशन पे हैं लोग एनबीएफसी के अंदर, जो की मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, उन्हें अलाउड नहीं है कि कहीं और जाके वो बड़ी पोस्ट पे जाके बैठे, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो की मैनेजरियल जो पर्सनल हैं वो कहीं पे भी और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी और मिडिल लेवल की या फिर किसी अपर लेवल की एनबीएफसी में वो कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर वगैरह तो स्पेशली नहीं बन सकते। हाँ, अगर एक एनबीएफसी है, उसी का एक सब्सिडरी है, उसमें अगर वो डायरेक्टर बनना चाहे, यहाँ का कोई की मैनेजरियल पर्सन है, वो सब्सिडरी के अंदर कोई पोस्ट लेना चाहे या इस सब्सिडरी में से कोई यहाँ पे आके कोई पोस्ट लेना चाहे मैनेजरियल पर्सनल, वो अलाउड है क्योंकि वो सेम ग्रुप का एक तरीके से पार्ट हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज किसी भी एनबीएफसी मिडिल लेवल में, अपर लेवल में कोई भी इनको पोजीशन होल्ड करना अलाउड नहीं है। तो ये 2022 में ये रेगुलेशंस आई थी और एनबीएफसी को 2 साल दिए गए थे इन सारी बातों को मानने के लिए, इन सब पे कंप्लायंस करने के लिए। कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी हैं जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनबीएफसी को करने हैं, जैसे कि उन्हें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देनी है जिसमें बताना है कि डायरेक्टर्स की क्या कॉम्पोजिशन है, उनकी क्या शेयर होल्डिंग है, और अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है ऑडिटर का वो भी हमेशा डिस्क्लोज करना है, इस ओपिनियन का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी डिस्क्लोज करना है। कोई एक्सेप्शनल इनकम हुई है या कोई एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर हुआ है किसी आइटम पे, वो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा रिपोर्ट करना है। कोई लोन का कोई डेट सिक्योरिटी कॉवेनेंट्स का कोई भी ब्रीच हुआ है, कोई भी एसेट क्लासिफिकेशन की जो गाइडलाइंस हैं उससे कोई डाइवर्जेंस हुई है, कोई जो प्रोविजनिंग जितनी बोली गई है उतनी नहीं मेंटेन कर पाए हैं, वहां पे भी कोई डाइवर्जेंस हुई है, तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर करना पड़ता है एनबीएफसी। नेक्स्ट आर दी गाइडलाइंस फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नॉर्मल जो हमने अभी बात की थी कि जो नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं या जो की मैनेजरियल पोजीशन है एक बेस लेवल के एनबीएफसी के अंदर, वो किसी भी और मिडिल लेवल के या अपर लेवल के एनबीएफसी में डायरेक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। जो भी एनबीएफसी के बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 से ज्यादा एनबीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। एक में है, दूसरे में है, तीसरे में है, 3 में मैक्सिमम वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है एनबीएफसीज में, चाहे मिडिल लेवल की हो चाहे अपर लेवल की एनबीएफसीज हो, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे। मान लो मैं हूं अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी एनबीएफसी के बोर्ड पे, तो मैं एक और किसी मिडिल लेवल या अपर लेवल के एनबीएफसी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकती हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे नॉर्मल जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो उनके लिए रेगुलेशन क्या है, 3 एनबीएफसीज पे उनको
बोर्ड पे होना का लिमिट है, मिडिल लेवल के और अपर लेवल के। बेस लेवल के जो हमारे एनबीएफसी हैं उन पे डायरेक्टरशिप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो 3 एनबीएफसी वाली रिस्ट्रिक्शन है ये मिडिल और अपर लेवल की है। तो अगर एक पर्सन एक बेस लेवल के एनबीएफसी में डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वो इसके अलावा किसी और मिडिल लेवल के या किसी अपर लेवल के एनबीएफसी में भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेस लेवल में कोई की डायरेक्टरशिप पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए है। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साइमल्टेनियसली मल्टीपल बोर्ड्स पे अगर डायरेक्टर है तो कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए है। और ये जो भी गाइडलाइंस हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अक्टूबर 2022 से लेके अब 2 साल प्रोवाइड किए गए हैं कि इसके अंदर अंदर आपको मानना है, तो अक्टूबर 2024 तक ये सारी जो भी गाइडलाइंस हैं इनको मानना कंपलसरी है। देन देयर शुड बी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। एनबीएफसी में एक सीनियर लेवल का कोई पर्सन होना चाहिए है, और उसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जाना चाहिए कि जो भी एनबीएफसी की रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है वो फॉलो हो, ढंग से इफेक्टिव कंप्लायंस हो, उसके लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। बोर्ड एक अपनी पॉलिसी अप्रूव करेगा जिसमें वो बताएगा कि जो सीसीओ है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, इसके क्या रोल्स होंगे, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ताकि एक बेटर कंप्लायंस कल्चर अप्लाई किया जा सके, प्रमोट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एनबीएफसी की एक बोर्ड अप्रूव्ड कंपनसेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए टू एड्रेस रिस्क फ्रॉम मिस अलाइंड कॉम्पनसेशन पैकेज। और इस पॉलिसी में एक कमेटी होनी चाहिए आपकी, रेम्युनरेशन कमेटी, कि किसको कितना पे करना है। ऐसा ना हो ना कि जो हाई लेवल पे बैठे हैं वो बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली हाई रेम्युनरेशन ले। हमारे फिक्स्ड या वेरिएबल पे के क्या प्रिंसिपल्स होंगे ये भी एक बैंक की अप्रूव्ड कंपनसेशन पॉलिसी में होना चाहिए। और रेम्युनरेशन कमेटी भी होनी चाहिए, जो हायर लेवल पे लोग हैं कितना किसका रेम्युनरेशन होना चाहिए उसके लेके कमेटी होनी चाहिए है। उसके बाद एनबीएफसी का जो बोर्ड होगा वो अलग अलग कमेटीज के रोल डिफाइन करेगा और कैलेंडर रिव्यू करेगा कि कौन सी कमेटी का कब गठन होना है, किसकी रिपोर्ट्स को कब हमने वेरीफाई करना है। तो ये सारा मैकेनिज्म एनबीएफसी के बोर्ड को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि अब कमेटी तो बहुत सारी है। ऑडिट कमेटी है, कोई नॉमिनेशन कमेटी है, रेम्युनरेशन कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो एक कैलेंडर बना के उनको रखना पड़ता है। और एनबीएफसी को ना एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश करना है फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। विसल ब्लोइंग में क्या होता है, किसी को भी लगता है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है जो हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है, तो वो रिपोर्टिंग के लिए और उसकी आइडेंटिटी भी सबको ना पता लग जाए, तो वो भी एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना जरूरी है। और बोर्ड जो एनबीएफसी का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी एनबीएफसी है उसमें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हो, इवन उनके सब्सिडरीज में भी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले क्या होता था, ये सब गाइडलाइंस आने से पहले चाहे बैंक्स हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे एनबीएफसीज हो, कॉर्पोरेट्स को गवर्न कैसे करना है कोई गाइडलाइंस नहीं थी। एक पर्सन 15 कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, 20 कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, मीटिंग्स को लेके कोई कोरम नहीं है, कुछ भी फ्रॉड हो रहे हैं कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो अब कॉर्पोरेट्स को कैसे गवर्न करना है उसको लेके बहुत सारी गाइडलाइंस है। तो ये सब इसीलिए कि अच्छी पॉलिसीज बनाओ, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बनाओ। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टर है वो इतनी इतनी ज्यादा सैलरी ले रहा है, इंप्लॉय को आप 10,000 नहीं दे रहे और आप अपने डायरेक्टर्स को 100-100 करोड़ रुपए जो ओनर्स है वो लेके जा रहे हैं। तो हर चीज को लेके पॉलिसीज होनी चाहिए। और जो भी एनबीएफसी की 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं उन्हें कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस अडॉप्ट करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं आजकल सबके पास, तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस अडॉप्ट करना है सारी एनबीएफसी को जिनकी 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। We have the fair practices code for applicable NBFCs। कुछ हमारे पास NBFCs हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करती हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्टली इंटरैक्ट करती हैं कस्टमर से, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। जब भी वो अपने बोरोवर से कम्युनिकेट करेंगे वो ऐसी लैंग्वेज में हो जो उन्हें समझ आए। इतनी आप फैंसी लैंग्वेज भी ना यूज करो कि आपसे बेचारा कोई क्रेडिट ले रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही गाइडलाइंस। और जो भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उसमें सारी असेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो बोरोवर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। और फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे लोन या क्रेडिट लेते समय वो भी सारे फॉर्म में लिस्टेड होने चाहिए हैं। और एनबीएफसी के पास एक सिस्टम होना चाहिए कि जब भी उन्हें कोई लोन एप्लीकेशन की रिसीट आती है, कोई रिसीव करते हैं वो, तो उसका उन्हें एक्नॉलेजमेंट भी देना है कि यस वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। और ये भी प्रेफरेबल
प्रेफरेबली उन्हें बताना चाहिए कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो लोन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ओके कि मैंने आपके एनबीएफसी में एप्लीकेशन दिया तो वो मुझे बोलेंगे कि यस ओके वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, वी विल बी प्रोसेसिंग इट इन दिस मच टाइम। तो ये फेयर प्रैक्टिस जो है ये एनबीएफसी को करनी है, ये जो कस्टमर से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, क्रेडिट वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस। Talk about bank finance to NBFCs. So are NBFCs allowed to take financing from banks? या banks finance कर सकते हैं NBFCs को? तो it is allowed. काफी सारी डीरेगुलेशन कर दी गई है आरबीआई की। पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होती थी कि बैंक्स कब फाइनेंसिंग कर सकते हैं, एनबीएफसीज की नहीं। लेकिन अभी भी कुछ कुछ सर्टेन एक्टिविटीज है जहां पे रिस्ट्रिक्शन है। पहले जो रिस्ट्रिक्शन होती थी लिंक टू द नेट ओन्ड फंड्स ऑफ एनबीएफसीज, वो वाली रिस्ट्रिक्शन जो हटा दी गई हैं। बैंक्स क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसीज को। हर बैंक की अपनी एक इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है। आरबीआई ने अभी भी गाइडलाइंस तो दे रखे हैं, ओवरऑल एक्सपोजर नॉर्म्स जो हैं बैंक्स के लिए वो हैं कि एक्सपोजर नॉर्म्स एनबीएफसीज में इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। उस ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट के अंदर बैंक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। एनबीएफसीज अगर आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, एसेट फाइनेंसिंग का काम है, लोन का देने का काम करते हैं, एनबीएफसी फैक्टरिंग है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उनकी कोई, तो बैंक से वो लोन ले सकते हैं। बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन देता है, टर्म लोन्स भी दे देता है एनबीएफसी को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो रेजिडोरी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उन्हें क्या बैंक लोन दे सकते हैं? दे सकते हैं, उन्हें फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लिमिटेड टू द नेट ओन्ड फंड्स। पहली बात तो ये रेजिडोरी नॉन बैंकिंग जो कंपनीज हैं इनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास हुआ होना चाहिए और इनका जितना नेट ओन्ड फंड्स है उतना ही ये फाइनेंसिंग बैंक से ले सकते हैं। तो रेजिडोरी नॉन बैंकिंग कंपनीज जो है उन्हें भी अलाउड है अभी भी। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए बैंक क्रेडिट नहीं दे सकता है एनबीएफसीज को। अगर एनबीएफसीज का काम है बिल डिस्काउंटिंग का, रीडिस्काउंटिंग का, तो उसके लिए बैंक उन्हें क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन अगर एनबीएफसी व्हीकल्स के कोई बिल्स हैं उनकी अगर डिस्काउंटिंग करता है उसके लिए बैंक लोन दे सकता है। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक डीलर को व्हीकल्स बेचे। अब डीलर बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आई विल पे यू लेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बिल जनरेट हो जाता है। मैन्युफैक्चरर एक बिल बना के देगा, डीलर एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एनबीएफसी के पास जाके ये बिल जो है अपना डिस्काउंट करवा लेता है। तो ये एक व्हीकल की सेल से रिलेटेड बिल जनरेट हुआ है। तो कोई अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है और कोई टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर के व्हीकल्स हैं, उनके लिए डिस्काउंटिंग अगर एनबीएफसी करता है उसके लिए बैंक हमेशा क्रेडिट दे देता है। तो अब एनबीएफसी ने तो दे दिए पैसे मैन्युफैक्चरर को बिल डिस्काउंट करके, अब एनबीएफसी को पैसे कहां से आ रहे हैं, वो बैंक से ले सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं और बोनाफाइड जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन हुई है, उसके लिए व्हीकल की सेल के लिए डिस्काउंटिंग अलाउड है। अगर एनबीएफसी बोले बैंक को कि आप मुझे पैसे दे दो, आई वॉन्ट टू यूज दिस मनी टू इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी। अगर एक एनबीएफसी बोले, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा को बोले कि आप मुझे पैसे दो और मैं इस पैसे से दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसके लिए बैंक कभी भी क्रेडिट नहीं देता है। उसके बाद कोई भी अनसिक्योर्ड लोन्स है, कोई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं एनबीएफसीज के लिए, उसके लिए भी बैंक लोन नहीं देता है। मान लो कोई एनबीएफसी है, वो कोई अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है किसी को, उसका पैसा बैंक से मांगा जा रहा है, अगर एनबीएफसी बोलता है आप मुझे पैसे दे दो मैं आगे अनसिक्योर्ड लोन दे दूंगा, तो उसके लिए कभी भी लोन नहीं देगा बैंक। उसके बाद अगर एक एनबीएफसी बोले बैंक को कि आप मुझे पैसे दे दो, बैंक को बोले कि बैंक एनबीएफसी को पैसे दे दे और एनबीएफसी वो पैसे आगे कहाँ लैंड कर रहा है, किसी इंडिविजुअल को, किस चीज के लिए, आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे लोन बैंक कभी नहीं देगा एनबीएफसी को। बैंक के पास अगर मैं डायरेक्टली जाऊं कि मुझे एक आईपीओ में सब्सक्रिप्शन चाहिए और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए तो आप मुझे लोन दे दो, बैंक मुझे दे देगा, उसमें भी 10 लाख का लिमिट है। लेकिन अगर मैं एक एनबीएफसी के पास जाऊं कि मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, मुझे लोन दे दो, एनबीएफसी मुझे बोले ठीक है मैं आपको दे दूंगा और एनबीएफसी वो पैसा कहां से ले रहा है, बैंक से, ये अलाउड नहीं है। शेयर्स परचेज करने हैं मुझे और मैं एनबीएफसी से पैसा लूं और एनबीएफसी किससे ले रहा है, बैंक से, तो वहां पे बैंक फाइनेंस नहीं करता है। तो ये एक्टिविटीज हैं जहां पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। बैंक्स और एनबीएफसी मिलके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लेंडिंग कर सकते हैं, को लेंडिंग कर सकते हैं। बैंक्स के पास क्या है, पैसा, और एनबीएफसी के पास क्या है,
रीच है। तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स को पूरा करने के लिए बैंक्स और जो नॉन बैंक्स हैं वो अग्रीमेंट साइन करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 80-20 मॉडल यूज किया जाता है। 80% जो टोटल क्रेडिट रिस्क होगा वो बैंक का होगा और 20% जो होगा वो एनबीएफसीज का होगा। तो बैंक और एनबीएफसीज दोनों की अपनी अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए इस को लेंडिंग मॉडल को लेके, और इनको अपनी वेबसाइट्स पे भी अपना ये को लेंडिंग मॉडल पब्लिश करना पड़ता है। और इनके बीच में एक मास्टर अग्रीमेंट होना चाहिए कि हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे अगर हम मिलके लेंडिंग करते हैं, और किस एरिया में करना चाहते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कस्टमर होगा जो इस को लेंडिंग प्रोसीजर के अंडर जिसको हम लोन देंगे उसको उसकी प्रोटेक्शन को लेके क्या क्या मेजर्स होंगे। और ये जो अग्रीमेंट होता है को लेंडिंग का, अगर बैंक और एनबीएफसी दोनों सेम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो को लेंडिंग अग्रीमेंट में नहीं आ सकते हैं। और मास्टर अग्रीमेंट जब ये क्रिएट होता है उसमें बैंक्स ये कमिट कर सकते हैं कि हो सकता है कि लोन्स एनबीएफसी में ओरिजिनेट हो के लोन ओरिजिनली किसने दिया था, एनबीएफसी ने दिया था, और बाद में बैंक ने उसमें से 80% टेक ओवर कर लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब बैंक एनबीएफसी के लोन्स को देखे तो रिजेक्ट भी कर दे ड्यू डिलिजेंस के बाद कि नहीं हम इन लोन्स को टेक ओवर नहीं करेंगे। तो मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, कोई ऐसे आरबीआई ने नहीं बताए हैं मॉडल, लेकिन जो पॉपुलर मॉडल ए और बी है, एक तो होता है जिसमें एनबीएफसी ऑलरेडी लोन दे चुका है, एनबीएफसी सिंगल एरिया है जहां से वो लोन ओरिजिन होगा, वही ओरिजिनेट कर रहा है, वहीं से सैंक्शन हो रहा है, वहीं डिसबर्स हो रहा है, एनबीएफसी ने सब कुछ किया लोन की रिगार्डिंग, और बाद में वो सेल किसको कर देता है, लोन बैंक को सेल कर देता है। एक होता है कि एनबीएफसी और बैंक जो है उनके बीच में हाई लेवल कोऑर्डिनेशन होता है और वो मिलके फिर ये को लेंडिंग करते हैं। तो हमेशा 80-20 का मॉडल रहता है। 80% जो रिस्क है वो बैंक का होता है और 20% जो है वो एनबीएफसी का होता है, और ये मिलके को लेंडिंग करते कहाँ पे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं ये। Now let's discuss some MCQs related to this chapter. Under which legislative act are NBFCs registered in India? एनबीएफसीज के नाम में ही कंपनीज आता है, तो एनबीएफसीज अगर कंपनीज हैं तो फिर वो कंपनीज एक्ट के थ्रू ही सबसे पहले रजिस्टर होती हैं। बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि उनको आरबीआई से सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है या नहीं है। ओके, नॉट ऑल एनबीएफसीज नीड आरबीआई रजिस्ट्रेशन। ओके, सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ एनबीएफसीज इन इंडिया। NBFCs are primarily engaged in agricultural activities, industrial activities and the sale purchase of कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है, कभी भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या सेल परचेज का काम जो है वो एनबीएफसी का मेन काम नहीं हो सकता। तो हम एलिमिनेट करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बिना सब कुछ पढ़े आपको पता है कि डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, हम डिस्कस कर लेते हैं। एनबीएफसी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन by offering innovative financial services to micro, small, and medium enterprises tailored to their specific needs. They complement the banking sector's role by delivering credit to unorganized sector and small local borrowers, which helps in employment generation, wealth creation, and financial support to economically weaker sections. So, ये भी contribution NBFCs का. Despite not being banks, NBFCs are regulated under the same laws and regulations that govern the Indian banking industry. तो ये भी सही है, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो बैंक्स पे भी लागू हो रहे हैं और एनबीएफसीज पे भी लागू हो रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसीज भी फाइनेंसिंग के काम में इन्वॉल्व हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लास्ट इज एन एनबीएफसी इज फॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसी ऑन फाइनेंसिंग कस्टमर्स who wish to subscribe to the IPO. What is the maximum funding amount per borrower that the NBFCs can extend for IPO subscriptions as per regulatory ceiling? तो NBFCs IPO सब्सक्रिप्शन के लिए कितना मैक्सिमम फंडिंग कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपीस। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।